आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने आज सुबह आप सभी को आशीष सर ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर को आप सबको अच्छे से पढ़ाया होगा। तो आप सबको पता है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप जान रहे होंगे कि करंट अफेयर्स का एक कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हर संडे को आप सबको सुबह 10 बजे नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर आशीष सर के द्वारा और शाम को 5 बजे हर रोज़ मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगा छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण समसामयिकी या करंट अफेयर। तो चलिए आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को करेंगे प्रेस, ताकि आप सबको इन क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है हम लोग मंडे टू फ्राइडे आप सबके लिए सुबह 10 बजे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास और शाम को 5 बजे इंडियन हिस्ट्री की एमसीक्यूज़ की क्लास आप सबके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो आप सबको अच्छे से याद रखना है और हमारे इन क्लासेस के साथ आपको जुड़ना है और अपने तैयारी को एक नई दिशा देना है ना। और आपको क्या करना है जी, आपको करना है हमारे साथ अपनी तैयारी को मजबूत, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। आप सबके सामने एक पहला प्रश्न आया है और लिखा हुआ आया है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ आया है, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो आप सबको बता दूं इनके नए नियुक्त कुलपति का नाम है प्रेम प्रकाश सिंह। क्या नाम है? प्रेम प्रकाश सिंह। लेकिन अगर हम संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? अगर इसके स्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ये है अंबिकापुर में। कहाँ है? अंबिकापुर, जो कि कहाँ है जी? अगर आप सब छत्तीसगढ़ में सिविल सर्विस या सीजी व्यापम की तैयारी करें तो आपको पता होगा ये है सरगुजा जिले में। परंतु अगर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊं, सरगुजा विश्वविद्यालय का ही वर्तमान नाम क्या है? संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, जिसके नए कुलपति चुना गया है प्रेम प्रकाश सिंह को। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए बताइए संत गहिरा गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है संत गहिरा गुरु के बारे में। संत गहिरा गुरु, संत गहिरा गुरु कौन है? तो इनके मूल नाम से कई बार प्रश्न पूछा गया है। आपको इनका मूल नाम याद रखना है। क्या है मूल नाम? मूल नाम क्या था? मूल नाम था रामेश्वर कंवर। क्या नाम था? रामेश्वर कंवर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आपको और क्या याद रखना है? इसके बाद आपको याद रखना है कि रामेश्वर कंवर जी जो हैं वो कहाँ के निवासी थे। तो आपको याद रखना है इनका जन्म वर्तमान जो हमारा जसपुर जिला है, इसी जसपुर जिले में एक विकास खंड पड़ता है जिसको आप क्या कहते हैं? लैलूंगा विकास खंड। क्या कहते हैं? लैलूंगा विकास खंड। तो आप याद रखेंगे लैलूंगा विकास खंड के एक छोटा सा गांव है जिसको कहा जाता है गहिरा ग्राम, और इसी गहिरा ग्राम में हुआ था रामेश्वर कंवर जी का जन्म। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बचपन से ही इन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं लिया, लेकिन होता है ना कभी कभी कि इंसान किताबें नहीं पढ़ता है पर इंसानों को पढ़ लेता है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए ये माना जाता है कि गहिरा गुरु उर्फ रामेश्वर कंवर जी बचपन से ही समाज उत्थान की ओर अग्रसर थे। इन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं लिया फिर भी लोगों की भावनाओं को पढ़ पाए और समाज उत्थान के लिए अपना प्रमुख योगदान दिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कौन है ये? एक समाज सेवी है जिनका जन्म जसपुर जिले के लैलूंगा विकासखंड के गहिरा ग्राम में हुआ था। यही कारण है इनको क्या नाम दिया गया है? गहिरा गुरु। इन्होंने जसपुर में एक, आप जब हम लोग गुफा पढ़ेंगे, हम लोग छत्तीसगढ़ के राज्य जिला परिदर्शन वाले सीरीज में, तब हम लोग जसपुर को जब पढ़ेंगे तब हम पाएंगे जसपुर में एक गुफा है जिसको कहते हैं कैलाश गुफा। क्या कहते हैं जी? कैलाश गुफा। इसी कैलाश गुफा में पहले गहिरा गुरु उर्फ रामेश्वर कंवर जी संस्कृत की पाठशाला आयोजित करवाते थे। किसकी? संस्कृत की पाठशाला। तो आपको याद रखना है संत गहिरा गुरु संस्कृत की पाठशाला कहाँ लगवाते थे? तो जसपुर जिले के कहाँ? कैलाश गुफा में। तो इतने सारे फैक्ट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है और साथ ही आपको करंट अफेयर में क्या याद रखना है? यहाँ के नए कुलपति कौन बने? प्रेम प्रकाश सिंह। अगर आपसे कोई पूछ ले बताइए संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था या इसको कब बनाया गया था, तो आपको याद रखना है स्थापना की अगर बात पूछे तब आप बताएंगे वर्ष 2000
1908 में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय बनाया गया था। तो इतने सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ऐसे प्रश्नों में हम लोग ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में टू द पॉइंट पूछे जाते हैं और हमको सिर्फ आंसर टिक करके आगे बढ़ना होता है। चलिए देखते हैं कौन है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर एक फोटो लगा हुआ है, ये हैं श्री विजय तोमर जी। अगर आपको याद रखना है इसको तो आप कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए आप किसी युद्ध में जाते हैं और वृद्ध हो चुके हैं और सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी या आपका शत्रु युवा है, तो आप क्या उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं? क्या उससे विजय आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो विजय आप कब प्राप्त कर सकते हैं? जब आप युवा है। तो आप सबको याद रखना है, आप सबका युद्ध क्या है? आप सबका युद्ध है आने वाला एग्जाम, जिसको आप सबको करना है क्वालिफाई। इसलिए क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? विजय तोमर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी एग्जाम सीजीपीएससी और खास करके सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है। इसका सही जवाब है नेहरू राम निषाद। कौन है? नेहरू राम निषाद इनका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जहां पर मुझको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगा मैं वहां पर आप सबको और इसके बारे में डिटेल करवाते चलूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न जी। आप पढ़ पा रहे होंगे, संस्कार मिश्रा को प्रो कबड्डी लीग के लिए किस टीम में शामिल किया गया है? तो आप ये जो देख पा रहे हैं ये है संस्कार मिश्रा। और हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बिलासपुर के निवासी हैं और इनका चयन हुआ है प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 में। कौन से सीजन में? सीजन 11 में इसका चयन हुआ है। कहाँ के निवासी हैं? तो आपको याद रखना है बिलासपुर के रहने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिलासपुर के रहने वाले हैं। ये बिलासपुर के रहने वाले हैं। सीजन 11 में इनका चयन हुआ है और आपको याद रखना है कौन सी टीम में हुआ है, जो कि प्रश्न बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स टीम में इसका चयन हुआ है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? प्रो कबड्डी लीग की अगर बात कर दी जाए तो आपको याद रखना है प्रो कबड्डी लीग जो है अभी इसमें कितनी टीम शामिल है। कुल टीम की अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कुल कितनी टीम है, तो आपको याद रखना है कुल टीमों की संख्या कितनी है। इसमें कुल 12 टीम शामिल है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सबको एक बात और महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊं, सीजन 11 के लिए सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है प्रो कबड्डी लीग में? ऐसा प्रश्न अगर करंट अफेयर से नेशनल एवं इंटरनेशनल वाले सेक्शन से अगर आपसे पूछा जाए तब आपका जवाब होगा सचिन तंवर। कौन? सचिन तंवर आपको याद रखना है, सचिन तंवर। और इस सचिन तंवर को के बारे में क्या याद रखना है? ये कुल 2.5 करोड़ रुपए में इसको खरीदा गया है और ये सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी है। कौन से सीजन के लिए? 11वें सीजन के लिए। और किस टीम ने खरीदा है? तो आपको याद रखना है सचिन तंवर को खरीदा है तमिल थलाइवास ने। ठीक है, रजनीकांत के क्षेत्र वाले लोगों ने इसको खरीदा है। आपको याद रखना है तमिल थलाइवास किसको खरीदे? सचिन तंवर को। और ये सबसे महंगा खिलाड़ी है। संस्कार मिश्रा कहाँ के रहने वाले? बिलासपुर के रहने वाले हैं। इसको किस टीम में खरीदा गया है? तो आपको याद रखना है इसको खरीदा गया हरियाणा स्टीलर्स के। कहाँ के निवासी हैं? बिलासपुर के लिए। कुल कितनी टीमें हैं? 12। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? चलिए जी आप बताइए, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आप सबको बहुत अच्छे से शायद पता होगा क्योंकि ये बहुत पहले का करंट अफेयर है, लेकिन ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आप सबके लिए फिर से एक बार लाया है। चलिए देखते हैं। अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल के पद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं, संविधान में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल अगर हम देखें तो आर्टिकल 153 में कहा गया है राज्यों का राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट की बात कहा गया है। कहाँ पे? आर्टिकल नंबर 153 में। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम
फर्स्ट गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के प्रथम गवर्नर कौन थे जी, राज्यपाल कौन थे, आपको याद रखना है दिनेश नंदन सहाय। कौन थे, दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ के फर्स्ट गवर्नर हुए। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो आपको याद रखना है वर्तमान राज्यपाल का फोटो आप देख पा रहे हैं, ये हैं श्री कौन जी, रामेन डेका जी। कौन है, रामेन डेका जी। इसके बारे में आपको याद रखना है ये छत्तीसगढ़ के 10वें क्रम के राज्यपाल हैं। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम क्रम से बहुत प्रश्न पूछता है, आपको याद रखना है कौन से क्रम है, 10वें क्रम के राज्यपाल हैं। आई होप आप सबको यह क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, छत्तीसगढ़ में कितने आयुष ग्राम विकसित किए जाएंगे। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में कितने आयुष ग्राम विकसित किए जाएंगे, बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं क्या है, छत्तीसगढ़ में कितने आयुष ग्राम विकसित किए जाएंगे। तो आप सबको याद रखना है राष्ट्रीय आयुष मिशन। कौन सा मिशन जी, राष्ट्रीय आयुष मिशन। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में चालू किया गया है आयुष ग्राम विकसित करने का कार्यक्रम। आयुष ग्राम बनाने का कार्यक्रम किसके तहत चालू किया गया है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत चालू किया गया है छत्तीसगढ़ में आयुष ग्राम विकसित करने का काम। इसमें कितने आयुष ग्राम विकसित करने का रखा गया है अभी लक्ष्य, तो आपको याद रखना है कितने रखा गया है, तो 146 आयुष ग्राम बनाने का बात कहा गया है। और ये आयुष ग्राम में क्या होगा, आयुष ग्राम में बताया जाएगा आयुर्वेद, योग एवं योग पद्धतियों के बारे में हमको या आम नागरिकों को इससे अवगत कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, इससे अवगत कराया जाएगा। योग पद्धतियों के बारे में हमको बताया जाएगा ताकि हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। यह है इसका प्रमुख ध्येय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में कितने आयुष ग्राम विकसित किए जाएंगे, मेरे साथ बोलते चलिए 146। कितने जी, 146। किसके तर्ज पर, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तर्ज पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चक्रधर समारोह कब से कब तक मनाया गया था। चलिए ये भी सितंबर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप सबने इसको लगा लिया होगा, लेकिन हर साल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं भी आप सबके लिए इसको लेकर आया हूं। चलिए क्या कहा जा रहा है, तो इसको देखते हैं चक्रधर समारोह। चक्रधर समारोह की अगर हम प्रारंभ की बात करते हैं, प्रारंभ की अगर बात करते हैं तो इसका प्रारंभ हुआ था वर्ष 1985 में। कब प्रारंभ हुआ था, वर्ष 1985 में। इस साल जो मनाया गया है ना, इस साल जो मनाया गया है वो संस्करण कौन सा है, अगर हम संस्करण की बात करते हैं तो कौन सा है, 39वां क्रम का या 39वां नंबर का क्या है, ये चक्रधर समारोह मनाया गया है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये जो मनाया जा रहा है चक्रधर समारोह, ये कब से कब मनाया गया था, इस साल, तो इस साल मनाया गया था 7 से 16 सितंबर। तो जो मनाया गया है चक्रधर समारोह, तो चक्रधर जी के बारे में भी आप कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। चक्रधर जी की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म वर्ष 1905 में कहाँ हुआ था, वर्ष 1905 में हुआ था रायगढ़ घराने में। कहाँ हुआ था, रायगढ़ के राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये पैदा हुए थे राजा, किंतु इनके अंदर कोई राजा वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। इनको कला से या इनको बोले हम, इनको अपने कल्चर से बहुत प्रेम था। इन्होंने तबला साथ ही साथ कथक जैसे क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। आपको याद रखना है रायगढ़ घराना की अगर बात किया जाए तो रायगढ़ घराना भी कहाँ से संबंधित है, हमारे यहाँ के रायगढ़ से, और ये क्या है, कथक से संबंधित प्रमुख घराना है। इसके अलावा आपको याद रखना है इनके बारे में, इनकी प्रमुख रचनाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में आपको सबसे पहले जो याद रखना है वो है ताल तोय निधि। क्या याद रखना है, ताल तोय निधि। ये पुस्तक आपको अच्छे से याद रखना है, इसको राजा चक्रधर जी के द्वारा लिखा गया था, है ना। और इसका वजन कितना है, तो आपको याद रखना है 32 kg। आपको याद रखना है कितना है इसका वजन, 32 kg, 32 किलो का इसका वजन है, 32 kg इसका वजन है। ताल तोय निधि आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इसके अलावा कि इनके और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिनमें से आपको याद रखना है कौन कौन से जी, क्या क्या है इसके पुस्तकों के बारे में। तो उर्दू में अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है निगाहें। उर्दू में पूछ लिया जाए आपको तो उर्दू में क्या क्या याद रखना है आपको, उर्दू में याद रखना है निगाहे फरहद,
और एक है जोश ए फरहद। क्या है? जोश ए फरहद। ये दो पुस्तकें उर्दू में लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त और महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनमें से बैरागढ़िया राजकुमार और माया चक्र जैसे पुस्तक शामिल हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी आप पढ़ते होंगे, जैसे अलकापुरी जैसे किताब भी किन्होंने लिखा है जी? राजा चक्रधर जी ने लिखा है। ठीक है, तो आपको ताल तो निधि याद रखना है 32 kg। उर्दू में कौन कौन से? निगाहे फरहद और जोशे फरहद। इनके तबला वादन को देखकर, किसको देखकर? तबला वादन को देख करके वर्ष 1936 में तत्कालीन वायसराय, कौन थे तत्कालीन वायसराय? अगर आप देखेंगे भारतीय इतिहास हम जब पढ़ेंगे, है ना, तब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा उस समय 1936 में क्या घटनाक्रम हो रहा है ना, कौन सी क्रांति चल रही है जिसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानेंगे, है ना। 1942 वाला नहीं, मैं बोल रहा हूँ 1939 वाला। ठीक है, तो 1936 में कौन वायसराय है? तो 1936 में वायसराय है लॉर्ड लिनलिथगो। कौन? लिनलिथगो। तो इन्होंने राजा चक्रधर को दिया था क्या? इन्होंने राजा चक्रधर को दिया था संगीत सम्राट की उपाधि। किसने दिया था? संगीत सम्राट की उपाधि दिया था लॉर्ड लिनलिथगो ने। किसने दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। तो आपको अच्छे से याद रखना है, संगीत सम्राट किसने कहा है? अगर आपसे पूछा जाए राजा चक्रधर को, तो आपका जवाब होगा लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि तत्कालीन वायसराय हुए भारत के। ठीक है, तो आपको इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना है राजा चक्रधर के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं महत्वपूर्ण अन्य प्रश्नों को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी में सिल्वर मेडल जीता था? एकदम बढ़िया प्रश्न है और इसकी भी स्टोरी बहुत ज़्यादा क्या है जी, मोटिवेशन से भरा हुआ है। आपको अगर आप इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, जो इनका जवाब है, तो उनकी जीवन के बारे में आप जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, है ना, विष्णुदेव साय जी को क्या हुआ जी? विष्णुदेव साय जी को के पास ये लोग गए थे। कौन गए थे? रीवा बिन्नी और उनके माता पिता। इनकी बेटी के अंदर तलवारबाजी का हुनर बचपन से ही है, लेकिन क्या हुआ, आर्थिक अभाव के चलते ये आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो एक जनता की बात को सुनने के लिए एक बोल सकते हैं एक दरबार टाइप का आयोजन करते हैं, जिसको कहते हैं जन संपर्क। क्या कहते हैं? जन संपर्क। और उसी जन संपर्क के दौरान रीवा बिन्नी के लिए एक कथन कहा था कि इनके माँ बाप को कहा था कि तुम जाओ और एक बैग तैयार रखो और पैसों का बंदोबस्त मैं कर रहा हूँ। इसीलिए आपको याद रखना है, क्या हुआ, आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ गेम में किसने जीता था? छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी तलवारबाजी के लिए जीता है रीवा बिन्नी ने। ठीक है, अच्छे से आप सबको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो भारत भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आपसे अगर प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के कल्चर को, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और संजोने के लिए, कला एवं संस्कृति को संजोने के लिए भारत भवन के तर्ज पर, ये जो प्रश्न है थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आपको याद रखना है भारत भवन के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एक भवन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है। और कहाँ पे किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है ये किया जा रहा है नवा रायपुर में। कहाँ किया जा रहा है? नवा रायपुर में। और इसकी लागत की बात करें तो कुल 50 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया जाएगा और लगभग हम बात करते हैं 70 एकड़ जमीन पुरखौती मुक्तांगन के समीप इसके लिए अलॉट किया गया है। किसके लिए? भारत भवन बनाने के लिए। जो भारत भवन के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कला एवं संस्कृति को संजोने के लिए एक भवन बनाया जा रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये भारत भवन लिखा हुआ है, लेकिन भारत भवन के तर्ज पर एक अन्य भवन बनाया जा रहा है जो कहाँ पे है? नवा रायपुर में है। कितना लागत है? 50 करोड़ लगभग। और कितना एकड़ जमीन अलॉट किया गया है? 70 एकड़। कहाँ पे है? नवा रायपुर पुरखौती मुक्तांगन। आप लोग गए होंगे, तो उसी के समीप इसको बनाया जाना निर्धारित किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया गया है? ये आपके लिए प्रश्न है और ये मोस्ट IMP हो सकता है। ठीक है, क्या कहा गया है जी? विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया गया है? तो आपको पता होगा, अगर आप सब करंट अफेयर से रूबरू हैं तो आप लोगों को पता होगा। इसका सही जवाब है क्या? बेमेतरा। बेमेतरा के कठिया में। कहाँ? कठिया ग्राम में। अगर ग्राम पूछ दे तो आपको याद रखना है बेमेतरा के कठिया ग्राम में बनाया गया है विश्व का सबसे बड़ा बांस टावर, है ना। और इसका अगर आप पूछें, इसके बारे में अगर आपको पूछा जाए, बताइए इसका अनावरण किसने किया था? तो आपको याद रखना है कौन? राष्ट्रीय, या आपको याद रखना है किसके नाम के याद रखना है? तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिनिस्टर है, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। और वो कौन है जी कैबिनेट मंत्री? आपको याद रखना है नितिन गडकरी जी।
और नितिन गडकरी जी के पास कौन सा विभाग है? नितिन गडकरी के पास कौन सा विभाग है? तो आपको याद रखना है परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय किनके पास है? नितिन गडकरी के पास परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, केंद्रीय राजमार्ग मंत्री, आपको याद रखना है ना। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। आपको याद रखना है इन्होंने ही किया था इस बांस टावर का अनावरण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुचर्चित दिव्यांगजन पार्क राज्य के किस जिले में बनाया जाएगा? आपको अच्छे से याद रखना है कहाँ बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है ये कहाँ बनाया जाना है? रायपुर में इसको बनाया जाना है। ठीक है, इसको एक लाइन में ऐसे याद रखेंगे, दिव्यांगजन पार्क कहाँ बनाया जाना है? रायपुर में बनाया जाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? दूधी टांगर नामक ताम्र प्रसारणकालीन शैल चित्र युक्त गुफा राज्य के किस जिला में स्थित है? ये आप सबके पाषाणकालीन स्थलों से जो स्थल नए नए मिलते रहते हैं उन्हीं में से एक प्रश्न है। तो आपको याद रखना है दूधी टांगर नामक ताम्र पाषाणकालीन शैल चित्र युक्त जो गुफा है ना, वो कहाँ मिला है जी? तो आपको याद रखना है ये मिला है कोरबा जिले में। ठीक है, आपको याद रखना है एग्जाम में पूछा जा सकता है दूधी टांगर ताम्र पाषाणकालीन शैल चित्र युक्त गुफा कहाँ है? तो ये है कोरबा जिले में। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में कांकेर के किस ग्राम को जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सेकंड या द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपको अच्छे से याद रखना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें कांकेर के मासूल पानी नामक ग्राम को दिया गया है सेकंड पुरस्कार। क्या पुरस्कार दिया जी? सेकंड पुरस्कार मिला है। कौन से ग्राम को मिला है? तो आपको याद रखना है मासूल पानी को दिया गया है। और इसमें जो मेडल दिया है वो कौन सा मेडल है? आपको याद रखना है सिल्वर मेडल दिया गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। और कौन से जिले का है? तो आप देख पा रहे होंगे ये। और ये कौन सा राष्ट्रीय जल पुरस्कार था? तो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार था। और कौन से जिले में है ये मासूल पानी? कांकेर जिला में है। तो ये सभी प्रश्न बन सकते हैं, आप सबको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेटा बोदली भानु प्रतापपुर चारामा, तो आप पढ़ते होंगे लव अयस्क क्षेत्र में मेटा बोदली हाहा लद्दी चारामा, ये सब कांकेर में स्थित है। और ये लव अयस्क वाले क्षेत्र हैं। जब हम लोग कांकेर जिला के बारे में पढ़ते हैं तब हम लोग इन सबको देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले अन्य प्रश्न की ओर। क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा फुटहा जिसे प्रदेश का पहला रामसर स्थल बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है, यह स्थान किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए। फुटहा जिसे प्रदेश का पहला रामसर स्थल बनाया जाने की चर्चा जोरों पर है, ये कहाँ पर है? तो आप सबको याद रखना है यह फुटहा नामक जगह है धमतरी जिले में। और धमतरी जिले में भी हम बात करें तो गंगरेल बांध के पास यह स्थित है। कहाँ पे? गंगरेल बांध के समीप स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। और रामसर साइट की अगर हम बात करते हैं, रामसर साइट्स की अगर हम बात करते हैं, रामसर साइट्स की, तो आपको याद रखना है ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित स्थल है। 2 फरवरी वर्ष 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। वहीं पर यह निर्धारित किया गया था कि आर्द्र भूमियों का अब संरक्षण किया जाना है। इसीलिए हर साल 2 फरवरी के दिन इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 में ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। अभी वर्तमान में अगर हम भारत में बात करते हैं, जब मैं ये आपको बता रहा हूँ तब वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो 85 रामसर साइट भारत में वर्तमान में है। आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में, उसके बाद में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब क्या हो गया? धमतरी में स्थित है फुटहा नामक जगह, जिसको छत्तीसगढ़ का क्या कहा जा रहा है जी? पहला रामसर स्थल बनाए जाने की बात कहा जा रहा है। ठीक है, और ये किसके पास है? गंगरेल बांध के पास स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गोडिन बहरा जलप्रपात स्थित है। बताइए, आपको इसमें जिला बताना है। गोडिन बहरा जलप्रपात कहाँ है? तो इससे पहले मैं आप सबको अच्छे से बता दूं एक और प्रश्न जो एग्जाम में आप सबको बहुत कंफ्यूज करता है, रानी दहरा और रानी दरहा, ये तीन कौन कौन से ज़िले में है ये आपको अच्छे से
याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये जो प्रश्न दिया हुआ है गोडिन बहरा जलप्रपात स्थित है, तो इसका सही जवाब है, आपको याद रखना है, कवर्धा जिले में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना कवर्धा जिले में कौन सा जलप्रपात है जी? गोडिन बहरा जलप्रपात। ये अभी नवीनतम जलप्रपात है जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने आप सबके लिए इसको लाया है। अब ये आता है एग्जाम में रेगुलर, ये जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो ये 3 जलप्रपात से पूछा जाता है। आपको याद रखना है रानी दाह। क्या याद रखना है? रानी दाह। तो जब भी दाह की बात आए, अर्थात अपने आप को ऐसे मारने की बात आए, दाह वाली बात आए, तब आपको याद रखना है जसपुर। क्या याद रखना है? जसपुर। तो रानी दाह जलप्रपात की बात आए तो आप याद रखेंगे जसपुर। ठीक है, दाह से याद रखेंगे। जैसे ही आप इन दोनों में आते हैं, इन दोनों में होता है कन्फ्यूजन, रानी दहरा और रानी दरहा। तो जब भी ये ह लिखा हुआ है आपको दिखे बीच में, ये यहीं से आपको इसको सही जवाब इसका पकड़ना है। ठीक है, क्या है? दहरा लिखा हुआ दिखे तब आपको जवाब लगाना है कंवरधा। क्या लगाना है? कंवरधा। जिसमें बीच में ह दिखे उसका जवाब क्या हो जाएगा जी? कंवरधा। उसके बाद जो लास्ट में जो अगर ह दिख रहा है तो उसका जवाब हो जाएगा लास्ट, मतलब छत्तीसगढ़ का लास्ट या सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा पड़ता है? सुकमा। तो आपको याद रखना है रानी दरहा कहाँ स्थित है? सुकमा जिले में। ये तीनों जलप्रपात आपको एक साथ याद रखना है, एक जगह ऐसे ही आपको पढ़ना है। इसके साथ आपको एक करंट अफेयर में क्या याद रखना है? गोडिन बहरा जलप्रपात कवर्धा जिला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? जल जगार महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया था? तो आप ये देख पा रहे होंगे जल जगार महोत्सव का, है ना? तो आपको याद रखना है जल जगार महोत्सव 5 और 6 अक्टूबर को, कब? 5 और 6 अक्टूबर को कहाँ मनाया गया था? तो आपको याद रखना है गंगरेल डैम के पास, या गंगरेल डैम में मनाया गया था। आपको याद रखना है जल जगार महोत्सव। ठीक है, ये अपनी तरह का छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला पहला महोत्सव है जल जगार महोत्सव। इसमें आरू साहू, अनुज शर्मा और आप लोग जानते होंगे 2 बहनें, क्या कौन कौन सा नाम है जी? गरिमा और स्वर्णा दिवाकर जैसे कलाकारों ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी थी। यहाँ पर और विभिन्न प्रकार के जल क्रीड़ा किए गए थे। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे मनाया गया है? गंगरेल डैम के पास। और ये गंगरेल डैम के बारे में एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछता है। तो ये कौन सी नदी पर है गंगरेल डैम? अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है ये महानदी पर बना हुआ है। कौन से जिला की अगर बात करें, अगर हम जिला की बात करें तो कौन सा जिला है ये? धमतरी जिला। अगर कब बना, अगर बोले स्थापना की अगर बात पूछा जाए तो आपको याद रखना है स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1978 टू 79, कहीं पर 78 कहीं पर 79 देखने को मिलता है। आपको याद रखना है यहाँ पर आपको याद रखना है विद्युत उत्पादन। क्या याद रखना है? विद्युत उत्पादन। इन सब को हम छत्तीसगढ़ जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जब जब ऐसी बातें आएंगी हम उसको याद करते हुए चलेंगे। विद्युत उत्पादन की बात करें गंगरेल डैम में तो कितना है? तो आपको याद रखना है 10 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। और कब से किया जा रहा है? वर्ष 2004 से किया जा रहा है। अगर यूनिट की बात पूछे तो 2.5 के 4 यूनिट यहाँ पर संचालित हैं। कितने? 2.5 के 4 यूनिट यहाँ पर संचालित हैं। ये 4 को आप अच्छे से लिख लीजिए, 4 यूनिट यहाँ पर संचालित हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है यहीं पर ये इसकी लंबाई पूछ ली जाए गंगरेल डैम की तो आपको याद रखना है 1380 मीटर इसकी लंबाई है। कितना? 1380 मीटर, 1380 मीटर की लंबाई है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ में कितने महतारी सदन बनाने की घोषणा की गई है? ये इस साल का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर का होने वाला है। आप सबको अच्छे से याद रखना है छत्तीसगढ़ में कितने महतारी सदन बनाने की घोषणा की गई है। तो आप सबको पता होगा छत्तीसगढ़ के वर्तमान 2 डिप्टी सीएम है। कौन कौन से? एक अरुण साहू जी और दूसरे कौन है? विजय शर्मा जी। तो दूसरे जो सीएम, डिप्टी सीएम की जो बात कहा मैंने, डिप्टी सीएम कौन है? विजय शर्मा जी। और विजय शर्मा जी ने कहा ऐसे पंचायत जहां की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 3000 से अधिक होनी चाहिए या 3000 होनी चाहिए। ऐसे जगहों पर क्या बनाया जाएगा? ऐसे जगहों पर बनाया जाएगा महतारी सदन। और अभी शुरुआत में ऐसे कितने जगह को चिन्हांकित किया गया है? तो आपको याद रखना है 179। कितना? 179 स्थानों को किया गया है महतारी सदन बनाने के लिए अभी घोषणा। आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा सेंध जलाशय जिला से छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सेंध जलाशय जिला से छत्तीसगढ़ के सेंध जलाशय, ये सब काट देंगे। आपको याद रखना है कौन से जिले में स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो आपको याद रखना ये सेंध जलाशय रायपुर में जो आप देखते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, उसी के समीप 200 एकड़ में लगभग इसका विस्तार है ऐसा बताया जा रहा है। और यहीं पर आपको याद रखना है सेंध जलाशय कहाँ पर है, अगर आपसे पूछे तो याद रखना है ये रायपुर में है। कौन से स्टेडियम के पास बोला मैंने, हमारे यहाँ कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, उसका और उपनाम क्या है ये भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अतिरिक्त हम लोग तो जी आज का सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आप सबको आज के प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं हम आप सबके लिए संडे के लेकर आते रहेंगे। सुबह आप सबको नेशनल एवं इंटरनेशनल के करंट अफेयर आशीष सर के द्वारा, और शाम को 5 बजे मैं आप सबके लिए लेकर आते रहूँगा कौन सा जी, छत्तीसगढ़ के समसामयिकी या छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये आपके आगामी CGPSC और CGSI के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। हम लोगों ने 5 नवंबर से CGSI का बैच लॉन्च किया है, उसके लिए भी आप हमारे साथ जब जुड़ेंगे तब आप पाएंगे कि आप सब क्या करेंगे, संडे को हमारे साथ करंट अफेयर की तैयारी करते चलेंगे, जो कि GS वाले सेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। चलिए आप सबको अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा हो तो आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि आप सबको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप सबको लाइक कमेंट और शेयर करते चलना है ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।